गुड मॉर्निंग। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज अपन बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट है उसका एक ऐसा पार्ट लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चों, ये थ्योरेटिकल एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत सी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अर्थात जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वेव नंबर पर अलग अलग प्रकार से क्या इफेक्ट पड़ता है, अर्थात वेव नंबर बढ़ता है या घटता है, उसके बारे में फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन यहाँ। तो देखो, जो वेव नंबर पे सबसे पहला इफेक्ट अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो, अल्कोहल और जो फिनॉल होते हैं उनमें OH ग्रुप होता है, उसकी एक फिक्स पीक आती है या वेव नंबर होता है, वो जब फ्री होता है तब उसकी आती है 3650 से लेकर 3590 के आसपास। देखो यहाँ पे दी गई है ये चीज आपके सामने। यहाँ पे देखो 3650 से लेकर 3590 के बीच। ठीक है, कब? जब ये फ्री रहता है। लेकिन यही चीज यदि देखा जाए तो दूसरे तरीके से कि जब हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है, अर्थात ये जो OH ग्रुप है हाइड्रोजन बंधित हो जाता है, तो इसका जो वेव नंबर है वो डिक्रीज होकर के 3550 से लेकर 3200 के आसपास प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द रीजन, इसका कारण क्या है। तो देखो, ड्यू टू डिक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से वेव नंबर कम आता है। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि न्यू प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट पढ़ा था अपन ने हुक्स लॉ में, कि यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी या वेव नंबर का मान भी क्या आएगा? कम आएगा। अब देखो, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो इन दोनों में क्या इफेक्ट पड़ता है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो लिखा हुआ है कि वेव नंबर डिक्रीज इन OH स्टेजिंग वाइब्रेशन बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अर्थात चाहे कंपाउंड के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चाहे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, दोनों में जो OH की वेव नंबर आता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन जब उस कंपाउंड में डाइल्यूशन किया जाता है, तन्नुकरण किया जाता है, ठीक है, तो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो डाइल्यूशन करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, देखो आगे मैं एग्जांपल की सहायता से भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है कि बाय द डाइल्यूशन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट अफेक्टेड ऑन द शिफ्टिंग ऑफ वेव नंबर इन एब्जॉर्प्शन बैंड। एब्जॉर्प्शन बैंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब डाइल्यूशन होता है। तो क्यों? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ब्रेकिंग नहीं होती है। लेकिन जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखा जाता है, किसमें देखा जाता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ से थोड़ा सा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखा जाता है तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इंक्रीज। क्यों होता है ये इंक्रीज? ये इसी कारण से होता है, देखो ये इसी कारण से होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है जिसमें इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। तो देखो यहाँ पे मैं
आपको चिन्हित करके बता रहा हूं कि देखो यहाँ पे दो है, एक पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोपिनोन और ये दूसरा भी पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोपिनोन है। इनमें बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कौन सी है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोपिनोन है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। तो इस पे डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में जब डाइल्यूशन करते हैं, तनुकरण किया जाता है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होता है, तो इसकी जो वेव नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे यहाँ पे 3040 के आसपास प्राप्त होता है। लेकिन जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइल्यूशन करने पे बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, और जो OH है वो क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। फ्री होने के कारण से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इधर शिफ्टिंग हो रही थी बॉन्ड बनाने में, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, वो क्या हो गई? अब वापस से इंक्रीज हो जाती है। अर्थात बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा जाए ना, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से देखो यहाँ पे 3130 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के जब डाइल्यूशन करते हैं तो 3600 के आसपास इसकी वेव नंबर अपने को प्राप्त होता है एब्जॉर्प्शन पे। तो देखो सीधा सीधा है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाइल्यूशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वेव नंबर का मान क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो आपको इन उदाहरणों से सारा स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग लेने जा रहे हैं उसका नाम है, एक मिनट में इनको डिलीट कर देता हूं थोड़ा सा। देखो जो नेक्स्ट दिया हुआ है उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रेरणिक प्रभाव। तो देखो कार्बोनाइल ग्रुप किसमें होगा? एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा उसके अंदर जो CO ग्रुप है उसके वेव नंबर के बारे में देखा जाता है कि जब एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनमें प्लस आई इफेक्ट होता है किसी एल्काइल ग्रुप या किसी अन्य ग्रुप का, तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड डिक्रीज, वेव नंबर का मान क्या होता है? घट जाता है। जबकि माइनस इफेक्ट लगता है तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड का जो वेव नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। देखो फॉर द एग्जांपल, यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया गया है। पहला एग्जांपल है एसिटाल्डिहाइड का, दूसरा है एसीटोन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों एग्जांपल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि देखो यहाँ पे जो पहला एग्जांपल है एसिटाल्डिहाइड, तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। दूसरा जो एसीटोन है उसमें भी एल्काइल ग्रुप कितने हैं? 2, जबकि एसिटाल्डिहाइड में कितने एल्काइल ग्रुप थे? केवल कितना था? 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं? 2 है एसीटोन में। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बोनाइल ग्रुप की शिफ्टिंग किधर होगी? इस साइड में। ठीक है, और यहाँ पे भी इस साइड में होगी। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा जाए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कम होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसका ज्यादा होगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डिक्रीज हो रही, तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या हो गई? उसकी कम हो गई। तो फोर्स कांस्टेंट के हिसाब से देखा जाए तो वेव नंबर क्या आएगा? डिक्रीज। तो देखो एसिटाल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल ग्रुप का वेव नंबर है 1745 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जबकि इसका 1718 के आसपास प्राप्त होता है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप या मेथाइल ग्रुप। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे एसीटोन का मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, और Cl ग्रुप शो क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, जबकि इसमें दोनों एल्काइल ग्रुप क्या दे रहे हैं? इधर दे रहे हैं, तो वही होगी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। लेकिन यहाँ पे देखो एक देने वाला और एक लेने वाला है, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है ना वो इधर एसीटोन की तुलना में इसमें कम होगी, अर्थात इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है इसकी ज्यादा प्राप्त होगी अपने।
तो देखो ज्यादा प्राप्त होगी तो वेव नंबर भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो 1718 के आसपास प्राप्त हो रहा है, जबकि वेव नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, 1815। तो माइनस आई इफेक्ट के कारण कार्बोनाइल ग्रुप का जो वेव नंबर है वो ज्यादा आता है, जबकि प्लस आई इफेक्ट अगर उसमें कोई लागू हो रहा है तो उसका वेव नंबर का मान क्या आता है, कम आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट इफेक्ट अपन लेते हैं यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है सबसे पहले, और इसका कौन सा एग्जांपल लिया जाए, तो हमने यहाँ पे वही एग्जांपल लिया है किसका, कार्बोनाइल ग्रुप का, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपन ले रहे हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। देखो मेजोमेरिक इफेक्ट में क्या होती है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है या मूवमेंट होता है। ठीक है, तो देखो माइनस आई इफेक्ट में देखा जाए तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स एटम, अर्थात जो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन जो डबल बॉन्डेड है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका सारा जो मूवमेंट है वो किधर, कार्बन की तरफ हो जाता है। कब? जब माइनस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। ठीक है, अर्थात जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड पे और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज, और वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड क्या होगा, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जबकि प्लस एम इफेक्ट में देखा जाता है तो देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड अवे फ्रॉम द एटम, अर्थात ये जो यहाँ डबल बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कुल मिलाकर के क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और बॉन्डिंग स्ट्रेंथ देखा जाए डबल बॉन्ड की वो क्या हो गई, डिक्रीज, अर्थात फोर्स कांस्टेंट का मान क्या हो गया, कम। तो एब्जॉर्प्शन बैंड भी क्या आएगा, डिक्रीज होगा। फॉर द एग्जाम्पल देखो आपके सामने दो एग्जाम्पल शो हो रहे हैं। ठीक है, इस फर्स्ट एग्जाम्पल में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट, किसके कारण, इस मिथॉक्सी ग्रुप के कारण। ठीक है, जबकि सेकंड एग्जाम्पल में क्या लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट, किसके कारण, NO2 ग्रुप के कारण। तो देखो यहाँ पे अपन दोनों का इफेक्ट देखते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की क्या थी, डेंसिटी क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, शिफ्टेड होते हैं यहाँ पे, यहाँ जो रिंग वाले हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हो रहे हैं यहाँ पे फिर रिंग वाले हो रहे हैं यहाँ पे, और जो डबल बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्टेड हो रही है इसके ऑक्सीजन की। तो देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट का मान क्या आएगा यहाँ पे, कम, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम। तो देखो यहाँ पे 1686 के आसपास अपने को वेव नंबर प्राप्त, जबकि यहाँ पे देखो माइनस एम इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट लगने के कारण से क्या हुआ कि जो ये इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के वो मूवमेंट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, फिर रिंग में, फिर आगे, फिर NO2 ग्रुप में आगे तक शिफ्टिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के मध्य जो डबल बॉन्ड है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण से बॉन्ड स्ट्रेंथ का मान क्या होता है, ज्यादा आता है, जिससे जो वाइब्रेशनल है फ्रिक्वेंसी है या जो वेव नंबर का मान देखा जाए तो क्या होगा, ज्यादा होगा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो देखो यहाँ पे 1710 के आसपास प्राप्त होता है, जबकि इसमें कितना प्राप्त होता है, 1686 के आसपास प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट देखा जाए तो देखो अपन बात करते हैं कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। ठीक है, ये भी किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके आधार पे कॉन्जुगेटिव इफेक्ट देखा जाता है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा अपन एक्सप्लेन करते हैं कि जिन कंपाउंड में कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है, तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है, तो कार्बोनाइल ग्रुप की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसका मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एक तो एग्जांपल दिया गया है ये एसीटोन का, ये एक्राइल एसीटोन का है, और एक और एग्जांपल है
3 एग्जाम्पल दिए गए। तो यहाँ पे देखो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है एसीटोन, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो कि ये डबल बॉन्ड की जो शिफ्टिंग यहाँ पे हो रही है, इसका आगे मूवमेंट हो रहा है, अर्थात कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर देखो आगे और कॉन्जुगेशन देखा जाता है, तो बेंजीन रिंग होने के कारण से यहाँ पे कॉन्जुगेशन इसके कंपेयर में इसमें क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे वेव नंबर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसमें प्राप्त होगा 1718, फिर उससे कम 1700, फिर इससे कम क्या हो रहा है 1695 के आसपास आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ एब्सेंस ऑफ कॉन्जुगेशन है, जबकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और इन दोनों एग्जाम्पलों में कंपैरिजन किया गया तो इसमें कॉन्जुगेशन क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण से वेव नंबर का मान क्या प्राप्त हो रहा है, अपने को कम प्राप्त हो। इसके बाद में देखो एग्जाम्पल और दिया गया है एसिटाल्डिहाइड का, एक्राइल एसिटाल्डिहाइड का और अल्फा मेथिल एक्रिल एल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन देखा जाता है, तो देखो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जबकि यहाँ पे देखो एक ग्रुप और लगा हुआ है, क्या है, जिसका नाम मिथाइल या एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप क्या शो कर रहा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, तो और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है, जिसके कारण से कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, फास्टली हो रहा है। कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, फास्टली, या जिसकी बात करें तो ज्यादा हो रहा है। ज्यादा होने के कारण से क्या होगा कि इसका जो वेव नंबर है वो सबसे कम प्राप्त होगा। तो देखो इसका लगभग 1745 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास प्राप्त होता है एसिटाल्डिहाइड का, कार्बोनाइल ग्रुप का, जबकि इसका कॉन्जुगेशन होने के कारण लगभग 1723 के आसपास प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि इसका और भी कम प्राप्त होगा, लगभग 1702 के आसपास प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट लगने के कारण से कॉन्जुगेशन का मान ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट। तो देखो नेक्स्ट इफेक्ट आता है फील्ड इफेक्ट। देखो फील्ड इफेक्ट को समझने से पहले फील्ड इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, अर्थात इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको पढ़ने से पहले फील्ड इफेक्ट क्या होता है कि किसी कंपाउंड में लोन पेयर के कारण से कुछ इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन होने के कारण से जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट बोला, ठीक है। अर्थात यहाँ पे देखो ऑक्सीजन दी गई है, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पे देखो एक हेलोजन ग्रुप है, उसके ऊपर भी क्या लगे हुए हैं, लोन पेयर लगे। तो दोनों के मध्य क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। और इंटरेक्शन होने के कारण से एक रिपल्सन क्रिएट होगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होने के कारण से जो कॉन्जुगेशन हो रहा था, कहां से कहां तक, देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा था, जैसे सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ का मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ का कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ का कॉन्जुगेशन इधर हो, ठीक है, समझ में आया। तो देखो कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्सन का मान है ना ज्यादा बढ़ेगा, जिससे ये ग्रुप की जो डिस्टेंस है दोनों की आपस में बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण से रिपल्सन हो गया, रिपल्सन होने से क्या, कहाँ चले गए, दूर दूर चले गए। तो जो पहले कॉन्जुगेशन हो रहा था वो कॉन्जुगेशन अब क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कॉन्जुगेशन डिक्रीज होने के कारण से ये कार्बोनाइल ग्रुप पे देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात ये फ्री हो जाएगा लगभग। और फ्री होने के कारण से क्या हुआ, इसका जो वेव नंबर है उसका मान क्या आएगा, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि पहले कॉन्जुगेशन हो रहा था और अब कॉन्जुगेशन में क्या आ गया, डिस्टरबेंस आ गया। तो जो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कॉन्जुगेशन में क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, लेकिन अब डिस्टरबेंस होने के कारण से वो मेंटेन है या ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो उसके कारण से इसके वेव नंबर का मान क्या होगा, अपने को ज्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद में देखो फैक्टर अफेक्टिंग में नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं इफेक्ट ऑफ रिंग स्ट्रेन। तो देखो
कि ये भी अपन जो साइक्लिक एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनमें देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कीटोन का एग्जांपल लिया गया है कि साइक्लिक कीटोन ही होंगे, सॉरी, एल्डिहाइड का अपन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, कीटोन का देख रहे हैं। तो देखो जो साइक्लिक कीटोन होते हैं उनमें यदि रिंग का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, जिसके कारण से जो कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वेव नंबर है ना एब्जॉर्प्शन बैंड का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल है, इसको जो साइक्लिक नहीं है इसको एक बार अपन इग्नोर करते हैं। देखो यहाँ पे 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे 5 मेंबर्ड है और यहाँ पे 4 मेंबर्ड। ये होने के कारण से देखो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 6 मेंबर्ड में ज्यादा है, 5 मेंबर्ड में उसमें कम होगा, और जो 4 मेंबर्ड रिंग है उसमें क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे रिंग की साइज बढ़ने के कारण से जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है, अर्थात किस साइड से, 6 मेंबर से 4 मेंबर, जिसके कारण से जो कार्बोनाइल ग्रुप की जो वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वेव नंबर है उसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि यह यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात फोर्स कांस्टेंट का मान क्या होता है, ज्यादा इसकी तुलना में। तो देखो इधर से इधर जा रहे हैं ना अपन, तो यहाँ पे देखो आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप की वेव नंबर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन लेते हैं एग्जांपल जिसका नाम है डाइमराइजेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन देखते हैं कि डाइमर प्राप्त होता है, द्विलक बोलते हैं। द्विलक बनने के कारण से क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे, ठीक है। तो डाइमराइजेशन होने के कारण से जो OH का जो शार्प पीक आती थी वो अब क्या आएगी, ब्रॉड बैंड प्राप्त। और जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें भी CO ग्रुप, ठीक है, उसका भी क्या आएगा, ब्रॉड बैंड आएगा। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH और CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वेव नंबर शिफ्टेड लोअर साइड एंड ब्रॉड बैंड शो नॉट शार्प बैंड। तो यहाँ पे शार्प बैंड प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि फैक्टर अफेक्टिंग का स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वेव नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो थ्योरेटिकल एग्जाम है दोनों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।